मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 16वीं बरसी मनाई गई, जिसकी मरकज़ी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में मुनक़िद हुई। नाज़रीन, आपने ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो भी हमने उनके क्लिप्स आपके सामने चलाए, जिन ख़तरात का वो जिक्र कर रही थी, आज भी पाकिस्तान को उन्हीं ख़तरात का सामना है। चाहे वो शिद्दत पसंदी हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो सिविलियन बालादस्ती की जंग हो। और आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी जो दबंग एक लीडर थी, जो कि निडर थी, जिन्हें पता था कि उनकी ज़िंदगी को क्या ख़तरात हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए और आवाम के लिए वापस आई और अपनी जान का नजराना जो है वो पेश कर दिया। आज भी उन्हीं जैसी लीडर्स की पाकिस्तान को ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पर गढ़ी खुदा बख्श में जो तकरीर की, हम सबको पता है 43 दिनों के बाद इलेक्शंस होने हैं 8 फरवरी को, और पार्टीज जो हैं वो पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी कर रही हैं। और बिलावल भुट्टो की आज की जो तकरीर है उसको पॉलिटिकल पोजीशनिंग के एंगल से देखा जाए तो पहले सुने का, फिर उस पर बात करते हैं। जो इलेक्शन लड़ रहा है वो जेल से निकलना चाह रहा है, यकीनन वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात कर रहे हैं। और जो इलेक्शन लड़कर जेल से बचना चाह रहा है उनका इशारा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ है। पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 2-2.5 महीने से नून लीग को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बना रही है, और इनका दावा यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर एक दफ़ा फिर वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालना चाहते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो वो पीपल्स पार्टी को सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे, और नून लीग जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन पे फिलहाल फोकस है। टिकट्स का फैसला अभी तक हुआ नहीं है, और हत्ता कि वज़ारत उज़्मा का फैसला गुज़श्ता रात सेनेटर इरफान सदीकी ने हमारे शो में ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा का उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया। जो आपने कहा कि ये वाज़े है कि नवाज शरीफ साहब उम्मीदवार हैं, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हैं वज़ारत उज़्मा के। ना ही उन्होंने अपना नाम पेश किया है, ना ही उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि पार्टी यकसू नज़र आती है कि अगर इलेक्शन हम जीतते हैं तो जो वज़ारत उज़्मा है वो नवाज शरीफ साहब के पास जानी चाहिए। नाज़रीन, अगर बात तहरीक इंसाफ की जाए तो तहरीक इंसाफ जो है, अगर आप सोशल मीडिया उठाएं, जिस तरफ भी देखें, तहरीक इंसाफ एक जो मजलूमियत का बयानिया है कि उनके लीडर्स को जेल में डाल दिया गया है, वो बड़ा इफेक्टिवली उस पर खेल रहे हैं। आज भी साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ जिस तरह उनकी मैन हैंडलिंग हुई, उनको दोबारा अरेस्ट किया, उनकी वीडियोज़ वायरल हुई, वो यकीनी तौर पर जो उनके साथ सलूक हुआ वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह 2016 और 18 के दरमियान मुस्लिम लीग के लीडर्स के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के लीडरान के साथ हुआ। उस वक्त भी वो कंडेमेबल था, गलत था, आज भी वो गलत है। शाह महमूद कुरैशी ने अगर तो कोई उनसे जुर्म सरजद हुआ है, उनका ट्रायल हो रहा है, कानूनी तौर पर तमाम मामला परखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की मैन हैंडलिंग एक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, वो 2 दफ़ा रहे हैं, वो किसी तरह जेब नहीं देती। और वो बाकी जो सियासी जमातें हैं अगर वो उसको कंडेम नहीं करेंगी तो यकीनी तौर पर ये उनके लिए भी नुकसानदेह है। कल को दोबारा उनके साथ भी इसी किस्म का सलूक हो सकता है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आज जो वीडियोस 2-3 सामने आई शाह महमूद कुरैशी साहब की, उनकी जिस तरह से मैन हैंडलिंग हुई, और फिर एक बयानिया बड़ा इफेक्टिवली बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ एक मजलूम जमात है, तो मुस्लिम लीग नून जिसका एक इंप्रेशन ये है कि अगले जो इंतखाबात हैं उनमें आप कामयाबी हासिल करेंगे, वज़ारत उज़्मा भी आपकी आएगी, कोई बयानिया अभी तक खास नजर नहीं आ रहा जो कि इस बयानिए को काउंटर करे कि तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया जा रहा है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके लीडरान को जेल में डालकर उनके हाथ पैर बांध कर उन्हें इलेक्शन में धकेला जा रहा है। जी एहसन साहब। जी आदिल, शुक्रिया। देखिए, आपको मालूम है कि जब नवाज शरीफ साहब आए तो 21 अक्टूबर को जो जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पे, फ़कीदुल मिसाल था, उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून का बयानिया बहुत वाज़े तौर पे कहा, और उस वक्त उन्होंने इस बात को कौम के सामने रखा कि जो 2018 में एक तब्दीली का तजुर्बा किया गया था उसका क्या नुकसान हुआ, और अब इस वक्त पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत की बहाली का है,
और उन कर्जों की अदायगी का है जो पिछले 4 सालों में इमरान खान साहब हम पर थोप गए हैं। और इस हवाले से उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 2013 में भी ऐसे ही हालात में मुल्क संभाला था और 2018-17 तक हमने मुल्क को टर्न अराउंड किया था। और पाकिस्तान को हम उसी बुनियाद के ऊपर दोबारा महंगाई है, बेरोजगारी है या मईशत की बहाली है या सी पैक के मंसूबे को दोबारा चालू करना है, ये सब चीजें हम उसी जज्बे से दोबारा करके दिखाएंगे। जहां तक पीटीआई का आपने कहा कि वो एक मजलूमियत पेश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक बड़ी लाइन है जिसको हमें पेश नजर रखना चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ पीटीआई की क़यादत ने जराइम किए हैं सियासत में, मिसाल के तौर पे जिस तरह उन्होंने फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की, आज तक किसी जमात ने बैरूनी फंडिंग के साथ इस किस्म की इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन नहीं की। जिस तरह उन्होंने 9 मई को पाकिस्तान की फौज की तनसीबात पे बाबा कौम कायदे आजम, जिनका भी हमने यौम पैदाइश मनाया है, उनकी निशानी जिना हाउस को जला के खाकस्तर कर दिया, इससे बड़ी कोई हमारे कौमी हीरोज की बेइज्जती नहीं हो सकती थी। इसी तरह हमारे शोहदा की यादगारों को जिस तरह मस्मार ही नहीं किया गया बल्कि उनकी तौहीन की गई, इससे बड़ा जुर्म हमारे तारीख में किसी जमात ने नहीं किया है। तो ये वो रेड लाइंस हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की अंदर ही इनकी हुर्मत को नहीं तस्लीम किया जाता, अमेरिका, बरतानिया जैसे ममालिक जो जमहूरी मुल्क है उनमें भी तस्लीम किया जाता है। और आपने देखा कि सदर ट्रंप को इसी हवाले से जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, एक स्टेट ने नाअहल करार दिया है और उस वाक़े में मुलव्वस जितने भी लीडर थे उन्हें 18-18 साल, 14-14 साल कैद सुना के जेलों में डाला गया। अब 9 मई का जुर्म भी इंतहाई कौमी सलामती से मुतल्लिक है। इसी तरह जो साइफर का केस है, किसी ने आज तक इस तरह पाकिस्तान के हसास सफारती मामलात को अपनी सियासत के लिए कि इससे हम खेलेंगे, भाई क्रिकेट का खेल होता है लेकिन पाकिस्तान की सलामती से नहीं खेला जा सकता। तो उनके नजदीक तो हर चीज बैट और बल्ला थी, जिधर मर्जी शॉट मार दो, हर चीज जायज है। तो ये आज चीजें जो उनके सामने पेश आ रही हैं, ये उनकी अपनी की हुई गलतियां हैं, उनका अपना फरमाइशी प्रोग्राम है जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने 9 मई का वाकया किया, जो लोग उसमें मुलव्वस हैं, अगर आप उनको माफ कर देंगे तो फिर तो कल को क्लर्कों का जुलूस निकलेगा, किसानों का जुलूस निकलेगा, किसी और का जुलूस निकलेगा। सबका दिल चाहेगा कि हम भी जरा जीएचक्यू से होते जाएं, हम भी कोई 2-4 जो शहीदों की यादगारें मस्मार कर दें। आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बंद कर दें। आप क्यों फिर उन लोगों को पकड़ते हैं कि जो ये सारे जराइम करते हैं? तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारी तरफ से उस तरह स्ट्रेट पीटीआई को कन्फ्रंट नहीं किया गया शायद, और इस वजह से उनको जो स्पेस मिली है वो अपनी मजलूमियत का रोना रो रहे हैं। जबकि किसी और मुल्क के अंदर अब तक शायद इन जराइम के साथ जो भी जमात होती उसको एक कालदम करार दिया जाता या उसको एक दहशतगर्दों का साथी करार दे दिया जाता। इनके जराइम बहुत घिनौने हैं। इनके लिए मेरा ख्याल है कि किसी जमहूरी मुल्क में अगर आप तो ठीक है, देखिए एक तो एहसन साहब, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि 9 मई के वाकये में जो मुलव्विस हैं, जिन्होंने प्लान किया, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया, उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए और अब तक मिल भी जानी चाहिए थी। लेकिन इशू ये है कि 8 फरवरी में 43 दिन रह गए, आपने एक बयानिए के साथ जाना है। अगर आप मान रहे हैं कि पीटीआई को आप सीधा सीधा अभी तक कन्फ्रंट नहीं कर पाए, तो यही नाकामी है जो आप सोशल मीडिया और वाइडर मीडिया पर अभी तक आपका कोई बयानिया नजर नहीं आ रहा, और ये आपको नुकसान पहुंचा रही है ये सिचुएशन दिन ब दिन, जो जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी और जमात ने अपने इंतखाबी उम्मीदवारों के इस तरह से इंटरव्यूज कंडक्ट किए हों। हमने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है कि जिसमें अगले 5-7 दिनों के अंदर हम पाकिस्तान के लोगों को, एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को, सबको ये मौका दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए जो तजावीज़ हैं वो दें, ताकि हम इसको एक इंक्लूसिव अंदाज में मुरतब करें, इसमें एक ब्रॉड बेस्ड शराकत हो पाकिस्तानी अवाम की भी। तो ये सब चीज़ें हम जो कर रहे हैं, अभी तक किसी और जमात ने इस तरह की तैयारी नहीं की। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हफ्ते के अंदर अंदर हमारा जो अगले महीने के शुरू से इंतखाबी जलसों का प्रोग्राम शुरू होगा, जब नवाज शरीफ साहब उसे लीड करेंगे। अच्छा, मुझे एहसन साहब, जो बिलावल साहब की आज की स्पीच है वो कह रहे हैं जी 2 लीडरान जो हैं, एक जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है, एक जेल से
बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। यकीनी तौर पर उनका इशारा जो है इमरान खान साहब और नवाज शरीफ की तरफ है। तो पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग के लिए लाइन ले ली है और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जी आप मंजूर नजर हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर आप इस दफा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि निगरान हुकूमत का सिटिंग वजीर दाखिला किस जमात के अंदर गया? क्या पीपल्स पार्टी में नहीं गया? तो कौन इस वक्त सेटअप के करीब है? कौन ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाला मामला है कि ये दूसरों को इल्जामात दे रहे हैं? असल इन सबको अपनी मुतवक्के शिकस्त जो है उसका खौफ, और वैसे बिलावल साहब की बात को इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके वालिद खुद कह चुके हैं कि अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, और मैं समझता हूं कि वक्त के साथ साथ उनकी बातों में मजीद पुख्तगी आ जाएगी। ऐसा सब कल इरफान सदीकी साहब ने यह कहा कि वजारत उज़्मा का अभी तक नवाज शरीफ साहब ने खुद फैसला नहीं किया कि वो उम्मीदवार होंगे। पार्टी में कंसेंसस जरूर है लेकिन ना उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, ना इस बारे में अभी तक कोई फैसला हुआ है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब भी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और वो बन सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस मामले में इरफान सदीकी साहब से ज्यादा मोतबर जमात का है जनाब शहबाज शरीफ साहब। एक बार नहीं कई बार कह चुके सरबराही जनाब नवाज शरीफ साहब करेंगे, तो लिहाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार जनाब नवाज शरीफ साहब होंगे। चले एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मखदूम जावेद हाशमी साहब से गुफ्तगू करेंगे। वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन आज भी वो कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं। तफसीली गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। जावेद हाशमी साहब, आप आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन आपकी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ हैं। आप उन्हें बाकायदा ज्वाइन करके टिकट क्यों नहीं ले लेते? क्या वजह है उसकी कि आप पीटीआई का टिकट नहीं ले रहे? नहीं, मैं तो मुस्लिम लीग का मेंबर हूँ और मैंने पार्टी छोड़ी कोई नहीं है। तो ये इंतखाबात में मैंने पहले भी कह दिया था कि मैं मुस्लिम लीग से मेरे बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ होता रहा है, डिस्कशन में बहुत सारे इश्यूज पे। तो मैंने कहा कि उनका टिकट मैं नहीं लूँगा मुस्लिम लीग का। फिर जहाँ तक ये हमारी तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मैं इसमें भी पहले रहा हूँ। मेरा इमरान खान साहब से कोई झड़प नहीं थी, मेरा सिर्फ जो मौक़िफ़ था वो यही था कि हमें एस्टेब्लिशमेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें खुद अपने कदमों पे खड़ा होना चाहिए थे। तो उसमें इख्तलाफ वो था। अब वो इत्तेफाक से जो मौक़िफ़ मेरा था, अब पूरा का पूरा वो हो गया है इमरान खान का। मैं तो पीछे रह गया हूँ। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उन्होंने टक्कर ली है पाकिस्तान की तारीख में, किसी और ने ली नहीं है। तो इसलिए मैं उनके इस इशू के ऊपर भरपूर तरीके से उनके साथ हूँ। दूसरी बात यह है कि उनकी पार्टी पर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ तारीख में बहुत कम इतना बड़ा ज़्यादती या एक किसी पे तशद्दुद हुआ था, तो ये मैंने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है। तो उसमें अगर मैं उनकी आवाज़ ना उठाऊं तो फिर वो मेरी सारी ज़िंदगी का जो जिद्दोजहद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हाशमी साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप इमरान जहां खड़े हैं आप उसके साथ खड़े हैं, लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग को इक़्तिदार में लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो फिर आप बाकायदा मुस्लिम लीग नून से मुस्ताफ़ी होकर इमरान खान को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? उससे कम से कम ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी कि आप हैं तो नून लीग में, इलेक्शन आज़ाद लड़ रहे हैं और बयानिया आपका इमरान खान वाला है।
मुस्लिम लीग में मैं बिल्कुल हूँ, और मुस्लिम लीग को ये गलत फहमी है कि इक़्तिदार उनको एस्टेब्लिशमेंट दे रही है, बल्कि पूरा हमारा इस वक्त का मीडिया भी, लोग भी समझते हैं कि उनको इक़्तिदार दिया जा रहा है। उनको चंद दिनों बाद उनको भी समझ आ जाएगी ये इक़्तिदार उनको भी नहीं दिया जा रहा। वक्ती तौर पर हम समझ रहे हैं कि उनको सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अगर उसी पार्टी को लाया जा रहा होता तो ये इस्तेहकाम पार्टी की क्या खुद ब खुद खुदरो पार्टी है? ये खुदरो पार्टी तो नहीं है ना। तरीके इस्तेहकाम या जो नाम दिया उनका, वो उनको डिपेंड करती नहीं है हमारी जो इस वक्त की जो हमारी असल हुकूमत है, वो इनको ट्रस्ट नहीं करते। ये खामखा समझेंगे कि मैं अभी आया इक़्तिदार, अभी आया कि अभी आया, लेकिन आएगा नहीं। वो बहुत दूर का फासला है और वो इतनी जल्दी इक़्तिदार उनको भी नहीं मिलेगा। मैं फिर उस जो एक ऐसे जिद्दोजहद में खड़ा हो जाऊं कि इक़्तिदार हमें मिल रहा है, मैं साथ दे रहा हूं, तो ये मेरे मौक़िफ़ के मुताबिक सही नहीं है। मुस्लिम लीग का जो स्टैंड है वो इख्तिलाफ है। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, मेरा तो उनसे कोई राब्ता भी नहीं है, मेरी तो कोई बात भी नहीं है। मैं अपने तौर पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं 1964 में अयूब खान के दौर में 13 साल की उम्र में मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत करते हुए जेल में बैठा था। तो मैं अभी ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज उस बात को तकरीबन 60 साल हो गए। मैं जहाँ था वही सियासत मैंने की। जो पार्टियां अपनी मौक़िफ़ बदलती रहती हैं, कभी वो इक़्तिदार के पीछे चले जाते हैं, कभी वो इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जो भी इन पार्टियों ने किया तो क्या पाकिस्तान को तरक्की दिला सके? उन्होंने ना दिलाई ना दी। तो इस लिहाज से मैं इन पार्टियों के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखता। तहरीक इंसाफ को जहाँ एक बड़ा तारीखी स्टांस लिया उस वक्त की, जी इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां जो हैं खान को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो बैसाखियां इस्तेमाल की। फिर 3.5 साल इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनकी हुकूमत चलाई। आज जो इमरान खान का स्टांस है, क्या वो आप समझते हैं कि जमहूरियत पसंद माशरे के लिए और जमहूरी पाकिस्तान के लिए लड़ाई है? क्योंकि अगर उनको ये बताया जाए कि जेल से बाहर निकलें और फौज आपको फिर इक़्तिदार दिलाना चाहती है, तो क्या इमरान खान उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? आपके पास इस चीज की गारंटी है? वो तो पहले भी इक़्तिदार चाहते थे, कोई उसूल नहीं थे, पामाल हुए 2018 में। आज भी शायद तहरीक इंसाफ की असल लड़ाई जो है वो इक़्तिदार के लिए है। आपकी ऐसी पूरी जो आपने बताया है, मैं इससे मुत्फिक हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मैं वहीं खड़ा रहूंगा। इसलिए मैं किसी की टिकट लेके अपने गले में मैं वो जंजीर नहीं डालना चाहता कि कल को वो मौक़िफ़ बदलें तो मैं कहूँगा कि जनाब आप अपने मौक़िफ़ से बदल रहे हैं, और वो कहें तो हमारी पार्टी के इस वक्त भी यही मुस्लिम लीग से झगड़ा है, यही इमरान से था कि वो कहते हैं तुम हमारी पार्टी के टिकट पे बनते हो तो फिर हमसे इख्तिलाफ क्यों करते हो? इसी वजह से मैं उनकी सीट छोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, आपकी टिकट पे बना था तो ये लीजिए, ये आपका सरमाया आपको वापस। इमरान साहब के लिए भी यही किया था मैंने, और उन्होंने भी ये किया था। लेकिन एक बात को मैं देख रहा हूँ कि जितनी शदीद इस वक्त तहरीक इंसाफ के ऊपर ये कड़ा वक्त है, जितनी मुश्किलात हैं, पार्टी तो रह नहीं गई, पार्टी का वजूद नहीं रह गया। उनके तमाम बड़े बड़े जो पिलर्स थे वो छत के नीचे से निकल गए हैं। तो वो पार्टी इमरान खान ने बनाई नहीं थी, वो तहरीक ही थी।
तो मैं तो इमरान खान से मैं पूरी तरह मुत्तफिक तो नहीं हूँ। मैं तो एक सोच और रखता हूँ। ये और बात कि मैं अकेला आदमी उस सोच को फैला नहीं सकता, लेकिन उस सोच पे कंप्रोमाइज मैं कर लूं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, आपने हाशमी साहब कोई ऐसा बयान दिया कि आपको माशी नुकसान नवाज शरीफ साहब ने पहुंचाया या शहबाज शरीफ साहब ने? साहब का नाम लिया था, वो रूटीन में मुझे सबने नुकसान पहुंचाया। मैंने ये अर्ज कर रहा था, इमरान का दौरे हुकूमत था जिसमें मेरे 17-18 करोड़ का पूरा बिल्डिंगें, घर, हमारी फैक्ट्रियां, हमारे कंट्रोल शेड्स वो स्मैश करके रख दिए गए हैं। आज आप देखें, छोटा गजा जैसे होता है वो गजा बना पड़ा है। तो वो मैं इमरान खान को इसलिए ब्लेम नहीं देता कि वो बाजवा साहब ने और फैज साहब ने नाम लेके कहा था यहाँ के लोगों को। तो मैं इसलिए ये बात कहता हूँ, शहबाज साहब ने चूंकि बराह रास्त उन्होंने एक वहीद साहब से, चौधरी वहीद MPA के जरिए उन्होंने मेरे रिश्तेदारों की जमीनें छीन ली, नुकसान पहुंचाया मेरी फैमिली वालों को, उनसे उनपे उनके ऊपर पर्चे कर दिए गए। उनको जो क्या कहते हैं उसको, जो क्या लगाते हैं, सख्त से सख्त दफात के अंदर उनको कहा गया कि ये दहशतगर्दी के पर्चे किए गए। मेरे बड़े भाई पे जो अब नहीं रहे दुनिया में, मेरे लिए सब कुछ थे, उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया गया। और हुआ क्या था कि मैं उस वक्त मैंने मुस्लिम लीग को छोड़ के तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था। तो फिर तहरीक इंसाफ ने भी जब उसको छोड़ा तो फिर उसका भी, क्योंकि जो बयानिया मियाँ नवाज शरीफ का था, मैं 44 साल वही बयाने लेके चलता रहा हूँ। उसकी वजह से मेरी मेरा घर गिराया गया, मेरा एक सत्यानाश किया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं तो मियाँ नवाज शरीफ के उस बयानिए के साथ खड़ा था। मैं आज खड़ा हूँ इमरान के बयानिए के साथ खड़ा हूँ। मेरा कोई ये इक़्तिदार का रास्ता ही नहीं है, ये इक़्तिदार का रास्ता नहीं है, ये जिद्दोजहद का रास्ता है, ये अपने मुल्क को जमहूरियत के रास्ते पे ले जाने का रास्ता है। मैं इक़्तिदार के लिए कहीं जा भी नहीं सकता। और उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जब तक इस मुल्क को जमहूरियत नहीं मिलती और एस्टेब्लिशमेंट तौबा तैब खुद ब खुद नहीं होती, अब वो पीछे नहीं हटती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। मुझे यकीन है कि इमरान खान ने बड़ी जुर्रत के साथ जो जेल में वो खड़ा हो गया है और अब आज तक वो सरेंडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक इसी वजह से इमरान खान के साथ हूं और साथ रहूंगा। हाशमी साहब, कल को अगर इमरान खान फिर बैसाखियों के जरिए इक़्तिदार में आते हैं तो आप उनको छोड़कर दोबारा नवाज शरीफ के पास चले जाएंगे? इसीलिए तो मैं किसी की वोट नहीं मांग रहा, किसी से टिकट नहीं मांग रहा था। ये पहली दफा मैंने किया है, तो इसलिए मैंने एक रास्ता ही और अपने लिए चुन लिया है। वही रास्ता जो है वो इस वक्त जो भी उस पर चल रहा होगा, मैं उसके साथ ही हो जाऊंगा। ठीक है, चले। मखदूम जावेद हाशमी साहब, थैंक यू सो जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ के वानों से रिलीफ तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी PTI और बानी PTI की कानूनी और इंतखाबी मुश्किलात में कमी होती नजर नहीं आ रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली ख़त्म करने के लिए अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, जबकि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI की दायर करदा जो अपील है वो जल्द मुकर्रर करने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की तोशाखाना फैसले की मुअत्तली और लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की अदालत में वकील शहबाज खोसा ने इस मौके पर कहा कि तोशाखाना केस में नाअहली ख़त्म करने की दरख्वास्त को
3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें। उन्होंने इस्तदा की, जिस पर जस्टिस तारिक ने कहा कि इस्लामाबाद में सिर्फ 2 ही जजेस दस्तयाब हैं, तोशाखाना केस कम से कम 3 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत भी मुमकिन नहीं है। इसी तरह बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में एक बार फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आज रावलपिंडी की अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब आज ही के रोज सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की जमानत मंजूर की थी, जिस पर शाह महमूद को अडियाला जेल से रिहा किया गया था, जिसके बाद उन्हें जेल के बाहर से ही दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद के नजरबंदी का हुक्म जारी किया था। शाह महमूद कुरैशी की 15 दिन की नजरबंदी ऑर्डर जारी हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ को मजीद कानूनी मुश्किलात का क्या सामना करना पड़ सकता है, बात करेंगे। आबिद जुबैरी साहब साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के मारूफ लॉयर हैं। आबिद जुबैरी साहब बहुत शुक्रिया। सर पहले तो ये बताइएगा, ये जो सजा जो नाअहली की सजा है, क्या वो खत्म हो सकती है? कोई ऐसी उसकी नजीर है? जिस तरह आज तहरीक इंसाफ के वकला ने वहां पर दलाइल दिए और मुतालबा ये किया कि ये सजा जो है ये खत्म कर दी जाए, क्या थोड़ा सा इसको अगर कानूनी पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश की जाए तो क्या फरमाइएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 चीज़ें हुई थी। आपको याद होगा जब तोशाखाना केस का फैसला आया था तो उनको 3 साल की सज़ा हुई थी और फाइन हुआ था। तो जो इनकी जो सज़ा जो अपील की उन्होंने, उसकी अपील के साथ उन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन थी जो ग्रांट हो गई थी, उनकी सेंटेंस जो थी यानी सज़ा जो थी वो सस्पेंड कर दी थी हाई कोर्ट ने, लेकिन जो उनके ऊपर जो कन्विक्शन थी वो वहीं बरकरार रही। फिर इन्होंने उसको चैलेंज किया कि जी इस कन्विक्शन को भी सस्पेंड कर दें, तो वो हाई कोर्ट ने नहीं माना। उसकी मेरे ख्याल से इन्होंने इसकी पटिशन दाखिल की कि जी वो जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया और कन्विक्शन जो है उसको सस्पेंड करें। तो वो आज फाइल हुआ जिस पे आप कह रहे हैं कि उन्होंने, क्योंकि 2 मेंबर बेंच है, 2 हाई कोर्ट में भी 2 जजों का फैसला, तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से 3 मेंबर बेंच होगी तो शायद उस वक्त वो लगा लें। लेकिन आप देखिए कि ये जो चीज़ें, ये सज़ा, उसकी सस्पेंशन, ये टेम्परेरी, क्योंकि आपको पता है जब सज़ा हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और कहा था ये नाअहल हो गए 5 साल के लिए। तो वो जब तक इनकी वो कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड नहीं होती तो ये नाअहली का जो नोटिफिकेशन है ये बरकरार रहेगा। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब, जिनको आप बानी है PTI कहते हैं, तो वो इलेक्शन तो फिर इस अभी नाअहल है तो उनके कागजात तो इसी पॉइंट पर अगर दाखिल किए तो रिजेक्ट हो जाएंगे कि जी आपकी तो कन्विक्शन खाली है, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है उसको। तो ये है तरीक़ाकार। लेकिन देखिए वो इसलिए वो उस पर आ रहे हैं कि जब तक उसकी अपील ना सुनी जाए उस वक्त तक कन्विक्शन भी सस्पेंड कर दे। हाई कोर्ट ने उनकी अपील तो अभी तक सुनी नहीं है, जैसे और केसों में हो कि आनन फानन में हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस चल के फैसले भी कर रहे हैं। जी अच्छा जुबैरी साहब, कन्विक्शन सस्पेंड कैसे होगी? मतलब अगर मैं आम व्यूवर के लिए पूछूं जो कि इसमें इंटरेस्टेड है कि क्या इमरान खान की नाअहली जो है वो इलेक्शन से पहले खत्म हो सकती है, अगर हो सकती है तो कौन खत्म करेगा, और क्या ये अपील का फैसला हो तो फिर खत्म होगा? देखिए, नॉर्मल कोर्स में तो ये होता है कि अपील का फैसला हाई कोर्ट कर दे और हो सकता है वो जजमेंट को सेट असाइड कर दे, वो ADJ की, वो जो सेशंस कोर्ट की। लेकिन यहाँ इस तरह से हुआ नहीं, क्योंकि वो अपील अभी मेरे ख्याल से लगी नहीं है उनकी पूरा केस सुनने की, जो ताकि अपील चल के उसके बाद हाई कोर्ट अपना फैसला करे। इसलिए वो आ गए थे कन्विक्शन को सस्पेंड कराने, क्योंकि इन्होंने पहले तो सेंटेंस तो करा ली थी लेकिन कन्विक्शन रहेगी। जब तक ये कन्विक्शन रहेगी उस वक्त ये इलेक्शन इनके लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा इमरान खान साहब के लिए। अच्छा जुबैर साहब, दूसरे बताइएगा जो तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला है जिसमें आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, अगर उसमें फर्द जुर्म आयद हो जाए, यानी फर्द जुर्म आयद होने का मतलब कि कन्विक्शन हो गई है कानूनी जुबान में, अगर उसको समझने की कोशिश की जाए। जी देखिए, फर्द जुर्म का मतलब क्या होता है? देखिए, पहली तो बड़ी हैरानगी की बात है कि पहले तो इलेक्शन कमिश्नर्स भी अब अडियाला जेल जा रहे हैं। ये हालत हो गई है कि अपनियां नहीं बुला रहे उनको, वहां खुद पहुंच रहे हैं। ये हाल हो रहा है कि हाई कोर्ट का फैसला है कि उनके ओपन ट्रायल हो, तो अब इलेक्शन कमीशन भी अब जेल में जा रहा है। ये नई नई चीजें देखने को मिल रही है, नई जूरिस्प्रूडेंस हमारी यहाँ डेवलप हो रही है माशाल्लाह से। तो लेकिन जो आप बात कर रहे हैं
देखिए, फर्द जुर्म आइन होने का मतलब होता है कि आपको चार्ज कर दिया, कि वो चार्ज करते हैं कि जी यू गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, वो चार्ज होता है। सजा तो आपको ट्रायल के बाद ही होती है, जो ट्रायल होगा उसके बाद ही आपकी सजा होती है, वो ऑर्डर होता है कोर्ट का। तो फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको सजा हो गई। अच्छा, तो इसमें जुबैर साहब जो मतलब मामलात जिस तरह से जा रहे हैं, तो लग रहा यही है कि शायद चेयरमैन पीटीआई जो हैं फॉर्मर, वो बमुश्किल ही इलेक्शन लड़ पाएंगे। जी, अभी तो फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि उनका हो जाए, क्योंकि पूरा आप देखिए सिस्टम ही जिस तरह से चल रहा है को उनको उनकी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। तो आप देखिए अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ये सस्पेंड नहीं करती कन्विक्शन, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, अनलेस वो अपील उनकी इस असना में चल के हाई कोर्ट उनको रिलीफ दे दे, वो जजमेंट सेट असाइड कर दे। तो उनकी पार्टी के लिए तो वैसे ही लड़ना मुश्किल है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनको मिल ही नहीं रही है। तो उनके कागज आप देखिए, कागजात जमा कराने में कितनी मुश्किलात आई हैं, कितने पेपर्स उनके रिजेक्ट होते हैं। अब पता नहीं वो जो आप, क्योंकि स्क्रूटनी का अमल जारी है, वो देख रहे हैं आरओज जो हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स, तो आप देखते हैं कि उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जी देखें, जो अगर इनको पूरी कोशिश है कि इस जमात को इलेक्शन से बाहर रखा जाए, लेकिन अगर ये भी इसमें भी नाकामी होती है तो एक हरबा और भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसका मुझे शक है। अल्लाह करे ऐसा ना हो कि अगर फर्ज करें कल 3 इलेक्शन जो आपके कमिश्नर्स हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि आपका इलेक्शन तो एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन को कराना होता है। तो ये फिर आज आप देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दिया। और साइफर जो कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि बड़ा खतरनाक केस है इनके ऊपर, और आप पहले डीसी सुप्रीम कोर्ट को ओवरराइड करता है, डीसी पिंडी, और उनको नजरबंद करता है, फिर सुना वो वापस लेता है ऑर्डर। आज उनको 9 मई में उनको गिरफ्तार किया जाता है, शाह महमूद। अगर 9 मई में उनको डालना था तो सर, तो पहले 9 मई तो हुए हुए काफी दिन हो गए, तो पहले इनको चार्ज क्यों नहीं किया? आज क्योंकि जेल उनको आजाद नहीं करना था। ये नई चीज हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ अदालतें, इसमें मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अदालतों को कुछ करने की बहुत सख्त जरूरत है कि उनकी अथॉरिटी बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो अगर उन्होंने अपने ऑर्डर रिट नहीं बनवाई, तो फिर कल ये होगा कि लोग उनकी बात ही मानना छोड़ देंगे। जो अभी तक आप देखें, बड़े जो लोग हैं हमारे साहिब इख्तियार, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर्स को मानते ही नहीं है, और ये एक अनसिविलाइज सोसाइटी की पहचान होती है। ठीक, आबिद जुबैरी साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको कराची लिए चलेंगे। निगरान जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि 24 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन कराची जो है वो उसमें सफाई का मामला जो है वो अभी तक गड़बड़ है। मुर्तज़ा वहाब साहब के सामने ये बातचीत हुई है, मेयर कराची हैं, वो भी इसी मीटिंग का हिस्सा थे। ब्रेक के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि कराची साफ करने में इवन वो बतौर मेयर भी फिलहाल नाकाम नजर आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सफाई कराची का एक ऐसा मसला है जो साल साल से शहरियों को दरपेश है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो, MQM हो, कराची में सफाई का अबतर निज़ाम जो है वो अपनी जगह पर अब तक मौजूद है। सफाई की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की है, जिसके कराची के सरबराह मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं, जिनकी पीपल्स पार्टी जो है वो गुज़श्ता तकरीबन 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। लेकिन कराची की सफाई का मसला जो है वो अब तक क्यों हल नहीं हो सका, ये बड़ा अहम सवाल है। गुज़श्ता रोज सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कराची के मसाइल पर मुनक़दा इजलास में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि कराची को साफ सुथरा रखने के लिए 24 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं हो रही। इजलास में गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का यह कहना था कि शहर में हर टाउन अपना मुत्तलिका इलाका खूबसूरत रखेगा, पार्क वगैरह और पब्लिक मकामात की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी मुत्तलिका टाउन्स की है। कराची में सफाई का मसला नया नहीं है। जिस दौर में MQM के वसीम अख्तर कराची के मेयर थे, वो अपनी पूरी मुद्दत के दौरान इख्तियारात ना मिलने का शिकवा करते रहे। MQM के पास मेयरशिप रही, अब मेयरशिप जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। मुर्तज़ा वहाब साहब अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं, फिलहाल कर रहे हैं, इतना टाइम तो उनको नहीं हुआ। आज भी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की कि 24 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, करोड़ रुपए, लेकिन 24 अरब रुपए सॉरी, लेकिन
कराची की सफाई जो है वो हमें नजर नहीं आ रही, इसको थोड़ा सा आप बताइएगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट क्या था और इसका जवाब क्या है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं लेकिन सफाई नहीं हो रही। आदिल, जो वजीर आला सिंध ने ये बात की उस मीटिंग में मैं खुद भी मौजूद था, और जनरली वजीर आला सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू विद रिगार्ड्स टू सफाई बड़ा एडवर्स रहा है, और वो ये समझते हैं कि सॉलिड वेस्ट के इदारे ने उस तरीके से शायद परफॉर्म नहीं किया जिसकी वो तवक्को करते थे। सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट ने इसकी सरबराही जो है वजीर बल्दियात करते हैं, लेकिन जो हर डिवीजन के लेवल पर मेयर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो जब सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा, उन्होंने बताया कि जी इतना कचरा हम शहर कराची से इकट्ठा करते हैं, तकरीबन कोई डेली बेसिस पर 10 से 10,500 टन जो है कचरा इकट्ठा करके लैंडफिल साइट पर पहुंचाया जाता है, और सारा मैकेनिज्म। बट बाहर क्या वजीर आला सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए उस तरीके से सफाई उनको नजर नहीं आती। उन्हें हिदायत ये थी कि डिपार्टमेंट को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की जरूरत है, और इस हवाले से फिर हमने भी सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट को यही कहा है कि उनको दे शुड गेयर अप एंड दे शुड ट्राई टू फर्दर इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ताकि ये जो शिकायत है वजीर आला सिंध की, इसको एड्रेस किया जा सके। एक चीज। दूसरा आदिल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कराची शहर के अंदर, थोड़ा सा हमारा एक सोशल इशू भी है ये, जिसके अंदर थोड़ी सी मैं समझता हूँ लोगों को गाइडेंस की जरूरत है। अब हमारे यहाँ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने घर को वो डेली साफ करेंगे, दिन में 3 बार साफ करेंगे, और साफ करने के बाद कचरा जो है वो सड़क पर फेंक देंगे, और म्यूनिसिपैलिटी की जो गाड़ी है वो दिन में 3 बार आके कचरा उठा के चले जाएगी। ये थोड़ा सा ट्रेंड जो है हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है। आपने खुद बाहर रहे हैं, दुनिया भर के अंदर जो डेवलप्ड ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर में हफ्ते में एक दिन म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है और वो कचरा लेके आपके घर के बाहर से चले जाती है, जो कि हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ उस तरह का ट्रेंड नहीं है। हमने वजीर आला सिंध को ये बताया कि हमें एनफोर्समेंट में इस तरह की दिक्कत आती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने हमें फिर ये कहा कि आपको जो फाइन वगैरह लगाने की जरूरत है ताकि एनफोर्समेंट की जा सके इन मामला की, वो बेशक आप फाइन लगाएं। तो हम कोशिश कर रहे हैं। इस तनकीद को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा, ये तनकीद दुरुस्त है, हमें सफाई की सिचुएशन को बेहतर बनाने की जरूरत है, इंशाल्लाह वी विल मेक द डिफरेंस। अच्छा मुर्तज़ा आप साहब, बिल्कुल आप हमेशा इसी तरह करते हैं, आपने एक्सेप्ट भी किया कि जहां पर कोताही है और आप उसको ठीक भी करेंगे, लेकिन क्या फाइन लगाने से पहले ये जो आपने आगाही की बात की, अवेयरनेस की बात की, सिर्फ ये नहीं कि 3-3, 4-4 दिन में आप दफा आके और घर के बाहर कचरा फेंक दें कि आपका घर साफ हो, रोड की गली की किसी को परवाह नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ टाइमिंग के अलावा एक जो और इशू है वो ये है कि जो गन रिसाइकल हो सकता है, जो मेटल वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, एक आगाही इधर भी होनी चाहिए कि आप कम से कम अलग अलग इस वेस्ट को रखें बाहर, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए भी। तो ये एक पूरा अवेयरनेस का प्रोग्राम मेरे ख्याल में आपको लॉन्च करना पड़ेगा और करना चाहिए। आदिल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसके अंदर फाइन से पहले हमें नेचुरली लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। लेकिन आदिल देखें, हम सब मानते हैं सफाई नस्ल ईमान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर ये इनकलकेट करने की जरूरत है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ आपके घर की 4 दीवारी या आपका कमरा नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके मुआशरे के साथ भी होती है। और कोई भी हुकूमत यकीन जाने वो अकेले काम नहीं कर सकती जब तक उसको पब्लिक की सपोर्ट हासिल ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की रिसाइकिल वेस्ट और इन तमाम चीजों की, ये बड़ी अहम बात है। तो दुनिया भर के अंदर अब कचरे से आप इट इज डीम्ड एज एन एसेट। हमने क्या किया है, हमने इसकी एक वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत हमने 3 कंपनीज को, फॉरेन कंपनीज को इजाजत दी है। एक कंपनी 50 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगी, एक कंपनी 50 मेगावाट की गैस पैदा करेगी, उसका जो इक्विवेलेंट होता है क्यूबिक मीटर में, और एक कंपनी जो है 50 मेगावाट के इक्विवेलेंट जो है आरडीएफ, जो कि सीमेंट फैक्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको प्रोड्यूस करेगी। हमने उसकी जमीन एलोकेट कर दी है, हमने कचरे की जो क्वांटिफिकेशन है वो कर दी है, उसकी स्टडीज वगैरह चल रहे हैं। तो वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड दैट फेज, जहाँ पर ये शऊर जो है आपकी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर भी और आपकी आवाम के अंदर भी आएगा कि कचरा शुड बी टेकन एज एन एसेट एंड द गवर्नमेंट कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, रेवेन्यू आउट ऑफ इट। और जो हमारा प्लान है
कि गैस जिसकी बेपनाह लोड शेडिंग है इस वक्त, आपको कमी का सामना है, अगर आप कचरे के जरिए इंशाल्लाह ये गैस का प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लोकल कंज्यूमर्स को एक सस्ती गैस के ऑप्शन से फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। इसी तरीके से जो कचरे से बिजली पैदा होगी वो आम फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में कंपैरेटिवली सस्ती होगी। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। हाँ, थोड़ी स्पीड स्लो है, कुछ दिक्कतें हैं हमें, जो परेशानी है, बट यू हैव माय वर्ड, वी आर ऑन इट एंड इंशाल्लाह ये 4 साल का हमारा पीरियड है, इसके अंदर इन तमाम लोगों को इन मामलात को रिजॉल्व होते हुए चीजें नजर आएंगी। मुर्तजा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मीडिया को भी ताउन इसमें करना चाहिए, क्योंकि कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर है। कराची साफ सुथरा होगा तो जाहिर बात है पाकिस्तान भी साफ सुथरा दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़र रहेंगे नाज़रीन। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।